गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे देश हैं आज के समय जो एक युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हैं। कहीं पर रशिया यूक्रेन का युद्ध है, फिर इसराइल हमास का चलो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें थोड़ी सी कई बार हमें कमी देखने को मिली बीच बीच में। बट अब यहाँ पर ईरान और इसराइल के बीच में हमें यहाँ पर एक जो जंग है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक तरफ इसराइल और यूएस आपको देखने को मिलेगा और सामने ईरान। और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्ट्राइक किए गए हैं। अगर आप नोटिस कर पाओगे कि इस स्ट्राइक्स के अंदर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमेनी, उनको भी यहाँ पर मार दिया गया है। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि ईरान का जो सिस्टम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है ना कि ईरान में जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या होता है, कुछ इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कुछ अनइलेक्टेड बॉडीज होती हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन से होता है, कुछ इलेक्टेड कुछ अनइलेक्टेड। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मिलिट्री है, जुडिशरी है, कुछ पॉइंट काउंसिल्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अलग अलग ऑफिस को रन करती हैं। पर इन सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सुप्रीम लीडर। और यही सुप्रीम लीडर थे ईरान के अयतुल्ला खमेनी, जिनको यहाँ पे मार दिया गया है इन स्ट्राइक्स के अंदर। अब ये तो चलो बात एक हुई, बट एट द सेम टाइम ईरान ने भी यहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर रिटेलिएशन यहाँ पे करा है। आप यहाँ पे पिक्चर में नोटिस करो, ये सारी जो एरियाज है ना, ये वो रीजन्स हैं यहाँ जहाँ पर इसराइल और यूएसए ने यहाँ पे जो स्ट्राइक्स करी हैं। बट इसराइल की इन अटैक्स का जो बदला है वो यहाँ पे ईरान लेने की कोशिश कर रहा है। और उसने बहुत सारे देशों में जहाँ जहाँ पर अलग अलग बेसिस हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, वहां पर अटैक करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर आप कंट्रीज देखो, जैसे इसमें इसराइल हो गया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इन सभी देशों के ऊपर यहाँ पे अटैक किया गया है। मतलब जहाँ जहाँ पर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर आपको ईरान की तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिला। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूएई के अंदर, उन्होंने भी यहाँ पे बताया कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। घरों के सामने ही उनको देखने को मिल रहा है कि जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर कन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमें इनके बारे में और भी फर्दर स्टडी करना है। डेट है आज की 2 मार्च 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना वो इसराइल के बारे में ही थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर हम बात करें ना, इसराइल की बहुत ज़्यादा बात हो रही है रिगार्डिंग इट्स एयर डिफेंस शील्ड। पॉइंट पता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ईरान ने बहुत सारे अटैक्स करने की कोशिश करी, पर इसराइल के द्वारा जो उनका एयर डिफेंस है वो सिस्टम इतना अच्छा है कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हैं वो इंटरसेप्ट कर देता है वो। इसराइल के पास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। फॉर एग्जांपल उनके पास है लॉन्ग रेंज एरो 2 एंड एरो 3 इंटरसेप्टर्स। ये इसराइल ने डेवलप किए थे ताकि ईरान के कोई भी मिसाइल उनके ऊपर आए तो उसको यहाँ पर वो हैंडल कर पाए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आपका लॉन्ग रेंज एरो 2 एंड एरो 3 इंटरसेप्टर है ना, यहाँ पे इसराइल ने, और साथ साथ अगर हम बात करें बोइंग, इन्होंने यहाँ पर मिलकर ये बनाया है। फिर डेविड स्लिंग सिस्टम है इनके पास। ये 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर दूर कोई बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर हुई है उसको शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी यहाँ पे रखता है। ये भी इसराइल ने ही यहाँ पे बनाया है। तो इसमें आपका एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लेता है। फिर जो सबसे पॉपुलर आपको देखने को मिलेगा वो है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। ये आपका शॉर्ट रेंज आयरन डोम है। बेसिकली जो आपका गाजा पट्टी से जो हमास है जो हमले करता है उनको टैकल करने के लिए इसको बनाया गया है। इसमें यूएसए ने भी मदद करी है और इसराइल तो था ही था। तो 2011 में ऑपरेशनल हो चुका था। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे इनका एक नेवल वर्जन भी है जो शिप्स वगैरह को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। और इसकी जो रेंज है वो 4 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर के रेंज के बीच में जो भी रॉकेट फायर हुआ होगा उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है अपने जो शहरों को। इसके साथ साथ इसके पास एक आयरन बीम सिस्टम भी है। ये एक्चुअल में लेजर के साथ काम करता है और ये काफ़ी सस्ता भी है, क्योंकि यहाँ पर ना एक्चुअली कोई मिसाइल वगैरह नहीं फायर करनी सामने वाले को इंटरसेप्ट करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ आप लेज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप ड्रोन्स के लिए, मोटर्स के लिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं। एंड पिछले साल के एंड में ही यहाँ पर इसराइल ने बताया कि ये जो लेज़र वाला सिस्टम है दैट इज आयरन बीम, ये भी उन्होंने यहाँ पर डेवलप कर लिया है। इसके साथ साथ इसके पास यूएस थार्ड सिस्टम है। थार्ड क्या होता है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। ये दरअसल में यूएसए ने बनाया था एंड इसराइल को यहाँ पे दिया गया 2024 के अंदर। तो ये भी यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड अब इसराइल के पास भी है। तो शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टैकल करने के अंदर सक्षम है। बाकी इसके अलावा इसराइल के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो भी एयर टू एयर मिसाइल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई ड्रोन्स हैं और बाकी सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसराइल को अप्रोच कर रही हैं उनको यहाँ पे मार गिराएं।
तो बहुत ही बड़ा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड आपको यहाँ पे इसराइल का देखने को मिल जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस बार के जो विश्वास दिवस के ऑफर्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इसके माध्यम से हमारे जितने भी फाउंडेशन बैचेस हैं उन सब के ऊपर आपको बहुत ही अच्छा ऑफ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं प्रारंभ बैच की, इसके ऊपर आप यहाँ पे बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, एंड सिमिलरली हमारे जो प्री फाउंडेशन बैचेस हैं उनको भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप अपने आप को इनमें एनरोल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने है वो है रिगार्डिंग अमॉर्फस मेटल। एक्चुअली थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो, आप एक वर्ड समझना, अमॉर्फस स्टील। ये वर्ड्स आपने ना जब आप 8th 9th 10th में केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे तब आपने ये वर्ड सुने होंगे। एक्चुअली पता क्या होता है, एक होती है हमारी नॉर्मल स्टील। अब नॉर्मल स्टील में पता क्या होता है, जो भी आपके एटम्स होंगे वो एक प्रॉपर एक पैटर्न के अंदर होंगे, एक फिक्स पैटर्न होगा उनके अंदर। जो नॉर्मल स्टील होती है एक प्रॉपर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्म का उनका प्रॉपर एक पैटर्न होता है, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं ना अमॉर्फस स्टील की, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं होता। यहाँ पर जो आपके एटम्स होते हैं वो रेंडमली आपको अरेंज आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। अब इसको बनाने का ना तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पहले जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टील है, उसको मेल्ट करेंगे, उसको बहुत जल्दी ठंडा कर देंगे, बहुत जल्दी। अब क्योंकि ठंडा बहुत जल्दी हुआ ना, तो कहीं ना कहीं जो एटम्स होते हैं ना वो आपके यहाँ पे क्रिस्टल्स नहीं बन पाते। क्रिस्टल्स नहीं बन पाएंगे तो रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, रैंडमली अरेंज हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम अमॉर्फस स्टील। अब पॉइंट पता क्या है, अमॉर्फस स्टील के फायदे कई सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, काफी हार्ड अपने आप में देखने को मिलता है। जंग वगैरह इसको यहाँ पे नहीं लगता। प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती हैं। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, इसका इस्तेमाल आपके ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में काफी होता है। अब आप पूछेंगे ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, देखो ये सब भी आपने पढ़ा है। ट्रांसफॉर्मर की जब हम बात करते हैं ना, वो क्या करता है ट्रांसफॉर्मर, कि आपकी जो वोल्टेज होता है उसको कम ज्यादा करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे कि एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जैसे अपने घर की बात होती है ना, तो घर में हमें वोल्टेज थोड़ी कम चाहिए होती है ताकि सेफ्टी रहे डिवाइसेस की, वहां पर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑन द अदर हैंड कहीं पर आपको वोल्टेज बढ़ानी होती है ताकि पावर लॉस कम हो, वहाँ हाई वोल्टेज चाहिए होती है। तो इन सब में ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल होता है, और ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए आपको अमॉर्फस मेटल या अमॉर्फस स्टील की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इससे कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, जो लॉसेज है वो आपको कम देखने को मिलते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है ना। और इस तरह से सारी चीजें अपने आप में ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती हैं। अब पॉइंट पता क्या है, ये ध्यान रखना, ये नॉन क्रिस्टलाइन है, मैंने आपको बताया ना इसमें क्रिस्टल फॉर्म नहीं होते, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अभी तक ना भारत इस अमॉर्फस मेटल या अमॉर्फस स्टील के लिए पूरी तरह से निर्भर था इंपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि भारत में हम इसको बनाते ही नहीं थे। पर अब डिसाइड ये हुआ है कि एक जापान बेस्ड जो प्रोटेरियल कंपनी है वो क्या करेगी, वो भारत में $80 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, ताकि श्री सिटी जो त्रिपुटी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां पर भारत का पहला अमॉर्फस मेटल मटेरियल प्लांट जो है यहाँ पे लगाया जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो हमारी निर्भरता थी पूरी तरह से इंपोर्ट के ऊपर, उसको हम यहाँ पर कम कर पाएंगे। अभी आज के समय ना 60,000 से 70,000 टन हमारी एनुअल हमारी डिमांड होती है। अभी तक हम पूरी तरह से वो निर्भर थे इंपोर्ट के ऊपर। अब धीरे धीरे कैसे कैसे आपका जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा, तो हम यहाँ पर भारत भी इसमें आत्मनिर्भर बनने की धीरे धीरे करे के कोशिश करेगा। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो यहाँ पे स्पेशलिटी स्किल के लिए यहाँ पे लाई है, एंड इस वजह से डेफिनेटली कंपनीज चाहेंगी कि भारत में आके वो इन्वेस्ट करें, भारत में आके प्रोडक्शन करें, एंड इस तरह से पहले फेज की कैपेसिटी के अंदर 30,000 टन एनुअली यहाँ पे प्रोडक्शन हम कर पाएंगे, जो आगे जाके 1 लाख टन यहाँ पे हो पाएगा। तो इस सेक्टर में जहां पर अभी हमारी आत्मनिर्भरता बिल्कुल भी नहीं थी, अब हमें धीरे धीरे करके इसमें लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज मेनिंगोकोकल डिजीज। अब इस डिजीज के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पता क्या हुआ है कि मेघालय शिलोंग के अंदर 2 अग्निवीर जो ट्रेनीज है ना, उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये डिजीज है क्या। ये पहली बात तो ये अपने आप में एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलती है, दैट इज कॉज्ड बाय नेसीरिया मेनिंगडाइटिस, ठीक है। इस बैक्टीरिया द्वारा यहाँ पे ये डिजीज जो है वो कॉज की जाती है। अब सवाल आता है कि इससे होता क्या है। देखो, इस पर्टिकुलर डिजीज से क्या होता है कि आपको कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा बुखार आपको देखने को मिल जाएगा,
ठंडी देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो गया, आपकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे रैशेज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, आपका बीपी कम हो जाएगा, राइट? और होता क्या है ना कि इससे कहीं न कहीं आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको ये इन्फेक्ट करता है। उसी को बोलते हैं हम मेनिंजाइटिस। अब अगर इसको प्रॉपर ढंग से ट्रीट ना किया जाए, तो उस केस में लोगों की डेथ भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिला भी है। अब ये थोड़ी चिंताजनक बात इसलिए हो जाती है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ना, ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। अगर किसी के ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट में हो, बहुत ज़्यादा क्लोज़ कॉन्टैक्ट है उसके साथ, तो वहाँ पर वो फैल सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्टल में, जैसे लोग बहुत आस-पास होते हैं ना, या मिलिट्री एरियाज़ के अंदर या ट्रेनिंग सेंटर्स में, जहाँ पर लोग एक-दूसरे के बिल्कुल क्लोज़ कॉन्टैक्ट में होते हैं, वहाँ पर उन क्राउडेड सेटिंग्स के अंदर ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। या इवन छींकने से, खाँसने से या बर्तन साझा करने से भी ये चीज़ हो सकती है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो होते हैं, वो बहुत हाई रिस्क पे होते हैं। तो मैंने आपको इन्फेक्शंस के सिम्पटम्स मैंने आपको बता ही दिए, और कई बार जब ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, तो उससे आपके ऑर्गन फेलियर, शॉक या डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना? अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला, तो उस केस में डेथ यहाँ पे होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो जो लोग बच जाते हैं, उनमें भी थोड़ा लंबे टाइम तक कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बॉडी पार्ट का लॉस हो गया, न्यूरॉलजिकल डैमेज हो गया। तो प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि वैक्सीनेशन करवाया जाए, सही समय के ऊपर डिटेक्शन करी जाए। अगर मान लो आउटब्रेक हुआ है, तो उस केस में यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी जाए एंड उस तरह से उनको आइसोलेट किया जाए। एंड अगर ये सारे काम किए जाते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे इन चीज़ों को फैलने से रोक सकते हैं। अभी यहाँ पे मेघालय, शिलांग के अंदर हमें देखने को मिला, तो इस वजह से हमें ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज रिगार्डिंग राजस्थान स्क्रैप्स 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन। थोड़ा मैं समझाता हूँ। देखो, बात है दरअसल में 1995 की, लगभग 30 साल पुरानी ये बात है। तो उस टाइम के ऊपर चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत जी। तो उन्होंने ना पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप लिया। उन्होंने ये बोला कि जो लोग जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं ना, अब वो लोग पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ये 1995 में फैसला लिया गया था। अब पॉइंट आता है, क्यों ऐसा क्यों? देखो, उनका ये रैशनल था कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि परिवार छोटे हों। छोटा परिवार अच्छा परिवार होता है। अगर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं एक परिवार के अंदर, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, ढंग से मैनेजमेंट नहीं होता, किसी के पढ़ाई के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के ऊपर बहुत हैवी इंपैक्ट हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश ये करी गई थी। पर अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पे राजस्थान कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि इस फैसले को हम खत्म कर रहे हैं। जो फैसला आज से 30-31 साल पहले लिया गया था कि 2 से ज़्यादा बच्चे वाले जो लोग हैं, उनको पंचायत और म्यूनिसिपल चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अब इस फैसले को विड्रॉ कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी के 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, कितने भी बच्चे हैं, तो वो भी अब यहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन जो है, वो यहाँ पे चुनाव लड़ पाएगा। इसके लिए यहाँ पे वहाँ की जो कैबिनेट है, उन्होंने राजस्थान पंचायती राज एक्ट और राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में यहाँ पे अमेंडमेंट्स हैं जो यहाँ पे किए हैं। अब कुछ लोग इस डिसीजन को अच्छा ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि यार देखो, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का हक सबका होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेफिनेटली बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है ना, 73rd और 74th अमेंडमेंट के अंतर्गत जो दी गई थी, उसको हम यहाँ पे और इम्प्रूव कर पाएंगे। पर काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि नहीं यार देखो, कहीं ना कहीं हमने कोशिश हमेशा यही करी थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। अब ऑलरेडी पॉपुलेशन इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली, तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस से वही ट्रेंड हमें ज़्यादा देखने को मिल जाए और पॉपुलेशन बढ़ती रहे, उससे और दिक्कतें आ सकती हैं रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी बात, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अपने जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए ये जानबूझ के सरकार ने स्टेप लिया है कि नहीं, अपने बंदे हैं, भले ही उनके बच्चे ज़्यादा हैं, बट वो चाहते हैं कि नहीं नहीं वो चुनाव लड़ें, इसके लिए यहाँ पे स्टेप लिया है। तो इसे रैंडमली किसी स्टेप को लेना या उसको वापस ले लेना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके कॉन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आएंगे दोस्तों, अगला स्टेप है आपके, अगला टॉपिक है आपके सामने, दैट इज रिगार्डिंग केस बुक ऑन एआई एंड जेंडर एम्पावरमेंट लॉन्च्ड। दोस्तों, दरअसल में जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था ना, उसका एक इंपॉर्टेंट आउटकम ये भी था कि यहाँ पर एक केस बुक लॉन्च करी गई थी ऑन एआई एंड जेंडर एम्पावरमेंट। अब इसमें ना बड़े इंटरेस्टिंग बात बता रखी है। फॉर एग्जाम्पल, कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल रहता है जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर के अंदर मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बेटर करने के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट महिलाओं की बेटर करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उनकी डिजिटल सेफ्टी के लिए, ठीक है, जस्टिस और लीगल सेफ सर्विसेज के लिए एक्सेस जो है वो बेटर हो जाता है, एजुकेशन के लिए बेटर है, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं ना, ये महिलाओं को मदद करती हैं। एआई का इस्तेमाल इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी में देखने को मिलता है। तो इस केस बुक के अंदर क्या है, जो भी ग्लोबल साउथ, जो अपने आप में डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पर से कुछ अच्छे अच्छे सोल्यूशंस यहाँ पे इन्होंने लेकर आए हैं, जो
आगे और देशों के अंदर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। तो भारत सरकार ने इसको यहाँ पे डेवलप किया है। यहाँ पर जो रोल रहा वो मीडिया मिनिस्ट्री का रहा, उन्होंने यूएन वुमेन के साथ मिलकर इसको यहाँ पे पूरा डेवलप किया है और इसको सपोर्ट मिली है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एक तरह से दुनिया भर के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स होंगे जो महिलाएं के लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो यहाँ पर इन केस स्टडीज से यहाँ पे सीख सकते हैं एंड उनको यहाँ पे अपने देशों के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और भारत का जो डेमोक्रेटिक एआई विजन है ना, जहां पर हमने बात करी है 7 चक्रास की, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये 7 चक्र क्या है। ये है 7 चक्रास। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि भारत ने एआई के अंदर ग्लोबल कॉपरेशन को इंक्रीज करने के लिए ये 7 चक्रों की बात की है। एक है ह्यूमन कैपिटल, रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, साइंस, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो इन सभी 7 चक्रों का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब भी हम एआई के कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगे। और महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए काम करना कहीं ना कहीं एआई को डेमोक्रेटाइज ही यहाँ पे करता है एंड इससे आपके रिसर्चर्स, डेवलपर्स, प्रैक्टिशनर्स, उनको मदद मिलती है कि महिलाओं की रियलिटी को समझें एंड उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे सोल्यूशन यहाँ पे डेवलप कर पाएं। तो ये बात है रिगार्डिंग केस बुक ऑन एआई एंड जेंडर एम्पावरमेंट। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था पीबीटीजीस के कॉन्टेक्स्ट में। देखो यार, पीबीटीजीस के बारे में आप लोग जानते होंगे, दीज आर कॉल्ड एज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब क्या होता है ना कि कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जहां पर क्या है, जो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, कि मतलब बहुत ही पुराने तौर के ऊपर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। लिटरेसी लेवल उनका बहुत ज़्यादा कम है। जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में या तो स्टैग्नेंट है या फिर डिक्लाइनिंग हो सकती है। और इसी तरह से यहाँ पे जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर ऐसी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज होती है ना, उनको हम यहाँ पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को उनको हम बोल देते हैं। तो ऐसी टोटल 75 पीबीटीजीज हैं जो देश भर के अंदर आइडेंटिफाई हुई हैं। अब नोटिस करिएगा 18 स्टेट्स और एक जो यूटी अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर आपको पीबीटीजीज आपको देखने को मिल जाती हैं। पहले दोनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल ठीक है, पर जो थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में गलत है क्योंकि 75 है पीबीटीजीज। बाकी देखो इरुलर, कॉन्डरेरी ट्राइब्स, इरुलर जैसे आपका तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगी, कॉन्डरेरी ट्राइब्स जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। इनको भी यहाँ पे पीबीटीजीज में इंक्लूड किया गया है। बाकी ओडिशा स्टेट के अंदर ज़्यादातर आपको लगभग 13 के आसपास आपको पीबीटीजीज देखने को मिल जाती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4, क्योंकि ये 95 नंबर अपने आप में गलत है, ये 75 पीबीटीजीज आपको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क दिया था प्रेजेंस के कॉन्टेक्स्ट में। देखो जब हम बात करते हैं ना प्रेजेंस की, तो आप प्रेजेंस की बात कर लो या पर्सन डिटेन्ड देयरइन, ये आपका एक स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर आप लिस्ट 2 देखोगे, लिस्ट 2 क्या है, आपकी स्टेट लिस्ट ही है। उसमें एंट्री नंबर 4 दरअसल में प्रिजन की ही बात करती है। तो बिल्कुल भारत के अंदर जो प्रिजन्स है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती हैं अपने हिसाब से, वो रूल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखती हैं। हालांकि अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स, हमारा जो एमएचए है ना, वो इनको गाइडेंस वगैरह जरूर देता है, पर कहीं ना कहीं डे टू डे जो फेयर्स होते हैं, जो प्रेजेंस हैं, उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की ही है। सो दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बात रही स्टेटमेंट 2 की, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में जो प्रेजेंस हैं वो प्रेजेंट एक्ट 1894 के माध्यम से गवर्न करी जाती हैं। बिल्कुल। और इसमें जो सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंस था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में यहाँ पर रखा गया। यस दैट इज करेक्ट। यहाँ पर एक्चुअली इसी एक्ट, प्रेजेंट एक्ट 1894 में ही जो स्टेट लेवल मैनेजमेंट ऑफ प्रेजेंस था ना, उसी की फाउंडेशन यहाँ पे रखी गई। फिर आज़ादी के बाद भी उस चीज़ को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया। इसी में प्रेजेंट की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाओगे, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। इनफैक्ट जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी यहाँ पे अच्छे से करती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड सैटरडे मैंने आज होमवर्क दिया था, एक था जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो जीडीपी का नया जो बेस ईयर है वो 2022-23 ही है। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। शिंगल्स डिजीज की बात करें तो यस, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे आपको रैशेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो दोस्तों ये आपका नीति आयोग के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।